लव मैरिज भी हो रही हो तो सिर्फ एक ख्याल ऊपर रहता है कि भाई हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। शादी की प्रिपरेशन होती ही नहीं है, सिर्फ शादी के फंक्शंस की प्रिपरेशन हो रही होती है। लड़के को ऑनेस्ट होना चाहिए, फैमिली के साथ ही रहेगा या फिर ही इंटेंड्स टू मूव आउट। एक चीज है ओवर थिंकिंग, दोनों जेंडर में ही ये पाया जाता है लेकिन खवातीन में ज्यादा होता है। तो वो चीजें जो बड़ी नॉर्मल होती है ना, उसको वो ओवर थिंक कर करके इतना बना लेती है, उस वक्त वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि उसकी हर बात जो है ना मर्द को पत्थर की तरह लग रही होती है। औरत के लिए शायद मर्द इतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना यहाँ पे एक औरत को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। 1500 सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर नैगिंग की वजह से औरतों को सजा दी जाती थी। वो औरतें जो बदतमीजी करती है, यानी कि चर्च की तरफ से ये सजा नाफिज थी। नैगिंग जो है खास तौर पे औरतों को कंट्रोल करनी चाहिए। बहुत बुरी है कि असाब पे इतने वो कोड़े बरसाती है। मैं कहती हूँ मुझे गोली मार दी जाए लेकिन मेरे साथ ये नैगिंग वाला सिनेरियो ना रखा जाए। वो एक बात कह रही है कि मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे हक में बात होनी चाहिए, लेकिन वो रो के कह रही है। लेकिन सामने वालों को लगता है कि जब वो रो रही है ना, इसका मतलब ये कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, वो झूठ बोली। लेकिन आपने देखा होगा अगर एक औरत दूसरी औरत के सामने रो रही है तो वो उसको चुप नहीं करवाएगी, वो उसे रोने देगी, क्योंकि उसे पता है कि मसला कुछ भी नहीं है। जब ये रो देगी तो इसका जो ब्रेन की वो वाली साइड जो कि लॉजिकल होती है ना, वो वापस आ जाएगी। शादी जो है ना एक सीक्रेट बॉन्ड होता है, लोग इसको रियलाइज नहीं करते, बहुत लाइटली लेते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देख लें या इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, ये शादी करते हैं फिर तलाक भी कर देते हैं, नहीं चल पाती इनकी। और उसकी वजूहत ये है कि भाई आप ग्लैमरस लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तीबा, अल्लामा इकबाल की किताब मेरे हाथ में लगी तो मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था, तो इत्तेफाक से जो है ना वो एक कुछ शेर था। वो शेर कुछ यूँ था कि ना जिब्रील और इब्लीस के दरमियान मुकालमा हो रहा था। तो वो उस शेर को ना मैंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया। तो जिब्रील वैसे कहते हैं, अब मुझे ऐसा लगा कि ना मर्द बीवी जो है ना शौहर से कह रही है कि हमदम दरीना कैसा है जहाँ है रंगो बू। अब शौहर कहता है, वैसे तो इब्लीस कहता है, अब यहाँ पे शायद आपकी बात हो या ना हो। अब शौहर कहता है सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तुजू वो आरज़ू। तो दुनिया में तो जुस्तुजू भी है, आरज़ू भी है, सोच भी है, साज भी है, दर्द भी है, हर चीज़ है। अब एज एन रिलेशनशिप में ये तमाम चीज़ें हैं या नहीं, ये तो सर बताएंगे। अच्छा, मुझे जो ना एक टीवी का मैं प्रोग्राम देख रहा था कि एक औरत जो है वो किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग या एक आलिम दीन के पास आती है, तो उनसे कहती है यार हमारे घर में जो है इतने प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है कि मैं अगर मेरी सास से कोई किसी चीज़ से बात पे इब्तिदा होती है तो वो शादी के दिन तक पहुँच जाती है। वो रोटी से शुरू हुई थी और शादी के दिन तक वो मेरी सास पहुंच जाती है। क्योंकि मैं भी एक किताब में पढ़ रहा था कि वो औरतें जो है वो स्टूडियो यानी कि मोनो ट्रैक नहीं होती, स्टूडियो ट्रैक होती है या मल्टी ट्रैक होती है। एक वक्त में एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच लेती हैं। तो वो यही होता है कि वो जहाँ पे रोटी से उन्होंने शुरू किया था वो पहुँच गया आपकी शादी में तुम्हारे माँ बाप ने ये किया, तुम्हारे भाई ने ये किया, मेरे खाने में बोटी में जो है गोश्त नहीं था। तो वो जो है वो आलिम दीन के पास आती है कि वो कहती है कि यार मेरे घर में तो इतनी प्रॉब्लम्स है कि इतनी लड़ाई है, मेरी सास मेरी नंद, ये लड़ाई होती रहती है। तो वो आलिम दीन कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ना कोई वजीफ़ा दे दे। तो आलिम दीन कहते हैं कि हाँ यार बिल्कुल मैं आपको वजीफ़ा दे दूँगा, लेकिन ये वजीफ़ा करने का नहीं है, वजीफ़ा रखने का है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ, बिल्कुल वजीफ़ा दें। आलिम दीन जो है वो नीचे से एक पत्थर उठाते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो अपनी ज़बान के ऊपर जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि लड़ाई होने वाली है, लड़ाई की इब्तिदा होने वाली है, तो अपनी ज़बान के ऊपर तुम ये रख लेना। तो यही करती है कि ना जैसे ही घर में वो हो जाती है, अच्छा ठीक है ज़बरदस्त, आलिम दीन ने जो है ना वो इस पे वजीफ़ा पढ़ के दिया, इसमें बिल्कुल तिलिस्माती ताकत होगी, इसमें क्या चमत्कार होगा। तो उसको लगता है कि अभी लड़ाई होने वाली, तो वो क्या करती है कि वो पत्थर जेब से निकालती है और ज़बान के ऊपर रख देती है। तो कुछ महीनों के बाद जो है वो दोबारा से उस औरत की, उस आलिम दीन से मुलाकात होती है। वो कहती है आपने क्या ज़बरदस्त तिलिस्माती जो है पत्थर दिया था, इससे तमाम मेरे घर के तमाम मसले मसाइल ही ख़त्म हो गए। लड़ाई झगड़े ख़त्म ही हो गए, पीस हो गया मेरे घर में, क्या ज़बरदस्त पत्थर था। तो आलिम दीन कहते हैं भाई मैंने कोई तिलिस्माती पत्थर नहीं था, वो नीचे रखा हुआ था, मैंने उठा के दे दिया। तो क्या असल मसला है ना तुम्हारी ज़बान थी। ये ज़बान जब खुलती है ना, तो वो पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है। क्योंकि अली भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप जो है वो कोर्ट में होते हैं और फैमिली के इश्यूज़ हैंडल कर रहे होते हैं। आपके पास डिवोर्स के केसेस भी आते हैं, पर्सनल इश्यूज़ भी आते हैं। कुछ ऐसी सेटलमेंट होती है जो कोर्ट के अंदर हो जाती है, कुछ कुछ ऐसी सेटलमेंट्स होती है जो कोर्ट के बाहर होती है। तो इन केसेस के हवाले से अगर बताएँ मुझे। और दूसरी बात है कि किस वजह से तलाक होती है, कौन-सी ऐसी हरकत और सकनात होती है, कौन से ऐसे अमल अंजाम दिए जाते हैं जो कि हमारे नौजवान जो है रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या रिलेशनशिप में हैं, जिनकी बात तलाक तक पहुँच जाती है, वो कैसी चीज़ें से आप वो मत मुझे बता दें खाली? तलाक के ना काफ़ी अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? उनमें से सबसे बड़ा मेजर इशू जो आजकल आ रहा है वो है कंपैटिबिलिटी का, ठीक है? अब आप देखें
एक मर्द और एक औरत का अगर रिश्ता जैसे तय हो रहा होता है, हम अरेंज मैरिज को अगर जैसे देखते हैं, तो माँ बाप जो हैं वो ये देख रहे होते हैं हमारे लिए, जैसे जो है ना, अगर हमारा बेटा है तो हमारे लिए आइडियल बहू जो है ना कौन होगी और कैसी होगी। वो ये नहीं देखते कि लड़का क्या चाहता है, लड़का क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सून टू बी स्पाउस से, ठीक है। तो वो बस ये देखते हैं कि भाई हम अपने जो है ना सोसाइटी में हम किस तरह दिखा सकते हैं कि देखिए हम इतनी अच्छी जो है ना बहू लेकर आए हैं। तो सोसाइटी को खुश करने में ज़्यादा लगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट द सन नीड्स, ठीक है। और फिर बेटा भी जो होता है, सोसाइटीज का मतलब ये है कि उसके एस्थेटिक मतलब यस, सारी चीज़ें उसके ऊपर हो, नाक ऐसी हो, आँख ऐसी हो, कान हाँ, ऐसे हो और मुँह ऐसे हो, वो आप अच्छा बता सकेंगी। तो बिल्कुल। और दूसरा मतलब जो है ना उसको ये देखा जाता है कि वो घर को लेके चलेगी, घर को सँभालेगी। हालाँकि देखें उसकी मेन ऑब्लिगेशन जो वाइफ़ के होते हैं, वो अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स होते हैं। अब इस एक घर में सास-ससुर भी रह रहे हैं, उसके साला और साली भी रह रहे हैं, फिर उसका हस्बैंड भी है। तो हस्बैंड भी ना अक्सर औक़ात कहते हैं कि भई उन्हें सबको लेके चलना है साथ, ठीक है? अगर किसी को तुम्हारी कोई बात बुरी लगती है तो उन्हें वो चीज़ ना नहीं दोहरानी है। तब इसमें जो है ना फिर औरत अपने आप को ना सफोकेटेड फ़ील होना ना शुरू हो जाती है, ठीक है? कि भई मुझे कहा जा रहा है कि मुझे एडजस्ट होना है, लेकिन बाकियों को नहीं कहा जा रहा कि मेरे नीड्स को भी आपने जो है ना अहमियत देनी ये है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं चाहूँगा बिल्कुल, आप इस पे कमेंट करें कि श्योर, श्योर। हुँ। अब छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जैसे ना उन पे ना इश्यूज़ बना लिए जाते हैं। जैसे अगर एक वाइफ़ को एक सर्टेन वे ऑफ ड्रेसिंग का जैसे शौक है, मतलब कुछ सलवार कमीज़ ही पहना हो लेकिन डिज़ाइन पे इख्तिलाफ़ जैसे उठ जाएगा, नहीं इस तरह का डिज़ाइन ना पहनो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। या फिर हमारे घर मेहमान आने वाले हैं तो इस तरह की जो है ना ड्रेसिंग अपनी रखो। तो एक तो उसकी ड्रेसिंग में भी मतलब वो इंटरफियर कर रहे होते हैं कि ना आपने इस तरह जो है ना ड्रेस करना है, आपने इस तरह जो है अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। तो वो बंदा ना फिर थोड़ा प्रेशर में भी आ जाता है कि भई आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इन ऑर्डर टू अडैप्ट टू दिस प्लेस। मैं ज़रा भी मुझसे ऊँच-नीच होगी ना तो उसके ना रिपरकशन जो है ना मुझे उस पे ना सीवियर होंगे। तो यहाँ से जो है ना इश्यूज़ ना फिर स्टार्ट होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? एक तो ये कि उन्हें उनके हिसाब से चलना है, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर ना जैसे आप प्रेशर में जैसे आते रहते हैं ना, बातों में आते रहते हैं, तो फिर वो अगला बंदा उतना ही आप पे जो है ना वो कंट्रोल और पावर जो है ना वो एक्सर्ट करता है, ठीक है? तो अब जो है अगर हम जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो है ना एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है? उसमें आपको पता है कि प्राइवेसी जो है ना मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अब जैसे मियाँ-बीवी का कमरा है, उसमें अक्सर औक़ात जो है मेरे क्लाइंट्स बताते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि सास-ससुर जो है बगैर नॉक के कमरे में जैसे आ जाते हैं, ठीक है? अब एक हस्बैंड मियाँ का रिश्ता है तो वो प्राइवेसी भी नाम की चीज़ होती है, एटिकेट्स भी कुछ होते हैं, तो नॉक करके आना चाहिए, आपको किसी के कमरे में आना चाहिए, ठीक है? फिर मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें जो है ना वो हस्बैंड और वाइफ़ को सेम कमरे में रहने भी नहीं देते, जो अच्छा, सास जो होती है ना, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम्पल आपको मैं ऐसा दे सकता हूँ, एक मेरा एक केस था, उसमें जो है ना लड़के की ना वो वालिद नहीं थे, सिर्फ़ वालदा थी, ठीक है? अब वालदा काफ़ी क्लोज़ रही हैं अपने बेटे के साथ ना, तो वो एक तरह से जो है ना बहुत पॉसेसिव हैं उसके बारे में, ठीक है? तो शादी के बाद जो है ना उन्होंने देखा ना कि वो बेटा जो है ही इज़ ड्रिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द वाइफ़, ठीक है? मुझे वो अहमियत नहीं दे रहा, जो पहले दिया करता था। तो वो क्या करती हैं कि वो फिर इंटरफियर करती हैं उन दोनों के रिलेशनशिप में। बात-बात में जैसे उनके जो है ना तरक-कलामी करना या बहस करना, उन इश्यूज़ पे जो कि उन दोनों को कंसर्न करते हैं, तो वो आपको नहीं करते। तो सबसे मेजर फैक्टर इसमें जैसे बाउंड्री का आ जाता है। बाउंड्री नहीं एस्टैब्लिश कर पाता है क्योंकि बेटा जो है ना वो कन्फ्यूज़्ड होता है कि भई एक तरह से मैंने माँ को भी बैलेंस रखना है और अपनी वाइफ़ को भी, दोनों को साथ लेके चलना है। तो इस सिचुएशन में ना अक्सर औक़ात जो है ना वो, क्योंकि देखें वाइफ़ तो बाद में आई होती है, माँ के साथ तो एक जो है ना बाय बर्थ से रिश्ता है उसका, तो वो उनकी नीड्स को ज़्यादा कैटर कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइफ़, ठीक है? तो इस केस में ये हुआ कि छोटी-छोटी बातों में इंटरफियर करना शुरू किया, फिर ऐसा हुआ कि दोनों को साथ जो है ना एक कमरे में सोने भी नहीं दिया जा रहा था। तो आप ये देखें कि इस तरह के एक्सट्रीम जो है ना केसेस भी होते हैं और ये अंडरलाइंग इश्यू क्या हुआ? ये सब हस्बैंड आप वाज़ नॉट एबल टू पाकिस्तान की ही एस्टैब्लिश। बात करें ये ना, पाकिस्तान कराची की की बात कर रहा हूँ। मुसलमान घरानों की। यस,
अच्छा, अच्छा। मैं समझा शायद आप कोई टीवी चैनल का सीरियल नहीं, की नहीं, ये मैं आपको अपने रियल लाइफ़ केस के अच्छा, एग्ज़ाम्पल अच्छा। बता वो रहा से हूँ। ये जो टीवी चैनल तो नहीं है ये जो वो तो देखे नहीं है स्टार प्लस वगैरह? नो, नो, अच्छा, ये आप कराची की ही बात कर रहे हैं, सिटी कराची की कोड ही की बात बात कर कर रहे रहा हैं। हूँ। यस। कि जॉइंट फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, प्राइवेसीज़ के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जो है वो मैंने देखा है कि अगर उसका हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर मसले-मसाइल ख़राब होते हैं। अगर हस्बैंड प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी दूसरे इश्यूज़ हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली के वो इश्यूज़ होते हैं, वो हर जगह के होते हैं। एक कमरे में अगर 10 लोग रहेंगे, तो 10 लोगों के मसले-मसाइल तो होंगे, उनका इम्पैक्ट तो आएगा। तो अब इन सिचुएशंस को देख के इन्होंने जो बात करी है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके हवाले से? अच्छा, मैं ना 2-3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए हैं, मैं उनको डिस्क्राइब करूँगी। पहले जो आपने दरवाज़ा खटखटाने की जो बात की है, उसमें ये है कि वो सूरह माइदा की आयत है, जिसमें ना सिर्फ़ मियाँ-बीवी बल्कि किसी के भी कमरे में जाने के लिए आपको दरवाज़ा खटखटाने की बात की गई और ये भी कहा गया कितनी दफ़ा खटखटाना है और अगर कोई जवाब नहीं आता तो फिर आपका आगे रवैया क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि उन्होंने बात की, मैं बखूबी समझ सकती हूँ कि ये किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी ख़वातीन जो हैं वो कर रही हैं। ये हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, मैं वहाँ बुनियादी बात से शुरू करूँगी। जैसा कि आपने भी एस्थेटिक्स की बात की कि जब शादी होती है तो मैं ये देखती हूँ कि शादी की प्रिपरेशन होती ही नहीं है, सिर्फ शादी के फंक्शंस की प्रिपरेशंस हो रही होती हैं। कोई कभी किसी ने नहीं सोचा कि लड़की जो है या लड़का या लड़की, अगर किसी की ना सिर्फ अरेंज मैरिज, लव मैरिज भी हो रही हो, तो सिर्फ एक ख्याल जो है, एक थॉट ऊपर रहता है कि भाई हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, क्योंकि साथ रहना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। हमारी जो रूममेट्स, हमारी सेम जेंडर जो होती है, उसके साथ रहना भी बहुत मुश्किल होता है। बाज़-औक़ात आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी आपके अच्छे रूममेट्स नहीं हो सकते। तो ये सब कोई प्रिपेयर ही नहीं करता। ये ना लड़का-लड़की, बेशक वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उसमें सोचते ही नहीं है कि ज़िंदगी की मुश्किलात को कैसे डील करना है। जब हमें फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तो कैसे डील करना है, इमोशनल इश्यूज़ को कैसे डील करना है, हार्मोनल इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं उसको कैसे डील करना है, लड़का या लड़की की जो फैमिलीज़ है उनको कैसे डील करना है, ये कोई हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है। यहाँ से एजुकेटेड से लेके एजुकेटेड वो लोग भी इसको जो है, इस बारे में बात ही नहीं करते। बाकी लोगों के बारे में तो हम क्या करें, जो अंडर प्रिविलेज है उनकी तो बात ही छोड़ दें। फिर बात आ जाती है, चले फॉर एग्जांपल ये डिस्कशन हो भी गई है कुछ भी। अब जैसा कि कहा कि जिस तरह इन्होंने केस सुनाया, मेरे लिए बड़ा वो मुझे हर्ट फील हो रहा था, आपको भी हो रहा होगा, हमारे सुनने वालों को भी हो रहा होगा, कि जो उन्होंने, एक माँ ने जो अपने बेटे के साथ और बहू के साथ जो भी रवैया रखा। इसमें अगर मैं इसको डीप डाउन जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि फाइनेंसिस का बड़ा जो है ना रोल है, फाइनेंस का। अगर एक मर्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, तो उसको जो है ना वो पावर को बैलेंस करना आता है। वो जो हम एक आईआर में एक टर्म पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ पावर, कि हुकूमतों की और जो आर्म फोर्सेस है उनकी पावर को किस तरह बैलेंस करना है। इसी तरह घर जो हमारा एक फैमिली यूनिट है, उसमें भी पावर को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है। शौहर को ज़रूरत है कि वो देखे कि अगर उसकी जो बीवी है वो पावर को अब्यूज़ करने लग गई, या उसके पेरेंट्स के साथ या उसकी फैमिली के साथ जो है वो गलत रवैया अपना रही है, या किसी भी तरह से उनको हैरास कर रही है, तो उसको रोकना आता हो कि मैंने बीवी को कैसे रोकना है। और इसी तरह अगर उसके पेरेंट्स जो है अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हो, तो उसको पता होना चाहिए कि उनको कैसे रोकना है, कहाँ पे नो करना है, कहाँ पे उनकी हद जो है वो लगानी है, और बीवी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अक्सर मर्द जो हैं वो ये जानते होते हैं कि उनकी बीवी ठीक है या उनके पेरेंट्स ठीक हैं, वो इन दोनों का फ़र्क अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो इंसाफ करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते, या वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, उनका अलहदा घर नहीं है, या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अलग अपनी बीवी को घर लेके दें। तो मैं तो ये समझती ही हूँ कि मर्द को शादी ही तब करनी चाहिए जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और लड़का लड़की को भी तब शादी करनी चाहिए जब उनको समझ आ जाए कि हम नामुवाफिक हालात, बुरे हालात और एक दूसरे की बुराइयों को कबूल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अच्छी चीज़ें देख के तो हम सब कहते हैं ना कि हम साथ रह लेंगे, बुरी चीज़ों को कबूल करने के बाद अगर आप साथ रह सकते हैं तो शादी करें, अदरवाइज़ थोड़ा और इंतज़ार करके अपना जो है वो कंपैटिबल पर्सन ढूँढें। अच्छा, क्योंकि मैं मेरे टेबल पे ना बहुत सारी किताबें भी रखी है, खुसूसन आपकी किताब भी रखी है, हम इस पे आएँगे इंशाल्लाह। जो है वो अच्छा, मैं क्योंकि एक किताब का इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ, व्हाई मैन लाई एंड अ वुमन क्राई, कि मर्द जो है वो झूठ क्यों बोलता है और औरतें सारा दिन रोते ही क्यों रहती है। तो अ, अब बज़ाहिर तौर के ऊपर जो है वो अब खुसूसन हमारी एक बात चल रही थी कि ना मल्टी ट्रैक और मोनो ट्रैक, क्योंकि मर्द जो है वो मोनो ट्रैक होता है, एक वक़्त में एक चीज़ सोचना, और जो है वुमेन जो है मल्टी ट्रैक होती है, यानी कि इसका दिमाग जो है मल्टी ट्रैक, एक वक़्त में एक साथ एक सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोच लेना। अब जैसे कि औरतों का अगर मर्द से पूछा कि भाई तुम्हारी जो है ना दोस्त क्या हम शादी में आ रही है नहीं आ रही, तो वो कहती है कि भाई वो शादी में वो ऑफ़िस जाएँगी
ऑफिस जाने के बाद उसको वो गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, गाड़ी में पेट्रोल होगा नहीं होगा। अच्छा वो ऑफिस पहुंच गई तो लैपटॉप सही चल रहा होगा नहीं होगा, इंटरनेट सही चल रहा होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो उसकी कुलीग इसका काम लेगी या नहीं लेगी, उसकी कुलीग उस दिन ऑफिस में आएगी, उसका मूड अच्छा होगा या नहीं होगा। वो यहाँ से वो बात शुरू करती है। इसी तरीके से औरतों की जब लड़ाई होती है तो वो शुरू रोटी पे होती है और इख्तिताम जो है वो शादी की दिन तक जाती है। तो ये मल्टी ट्रैक मोनो ट्रैक, और मैं ये भी देख रहा था कि आपने मल्टी ट्रैक और मोनो ट्रैक और ये जो स्टूडियो ट्रैक और जो ये ट्रैकिंग है दिमाग का जो निज़ाम है मर्द का और औरत का, जो इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। अगर उस हवाले से अगर कुछ हमें बताना चाहे, कुछ रहनुमाई करना चाहें असल तो। ये ना दोनों जेंडर में ही ये पाया जाता है, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। एक चीज़ है ओवर थिंकिंग, ठीक है? असल में ये ओवर थिंकिंग की प्रोडक्ट है। और ओवर थिंकिंग को ना बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ना एक टाइम पीरियड तक इसको बहुत ज़्यादा फैंसी बना दिया गया, बड़ा सेलिब्रेट किया गया, वी आर ओवर थिंकर्स। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि ओवर थिंकिंग इज़ योर किलर, लिटरली। और फिर ये होता है कि एक सप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है औरत की। वो एक चीज़ हो गई, मर्द की एक आदत है कि एक चीज़ हुई, वो ख़त्म हुई, भूल गया, चला गया। उसने क्या बोला एक एक डिबेट के अंदर, उसको बाद उसको याद भी नहीं होता। औरत को कोई चीज़ भूलती नहीं है। वो उसके जो दिमाग के पैटर्न, जो वहाँ के ट्रैक्स हैं ना, वहाँ पे वो चीज़ स्टक हुई होती है। और फिर वो सोचती है और वो चीज़ें इतनी खुद से इमेजिन करती है, खुद से अज्यूम करती है। और वो असल में ना जो उसका ब्रेन होता है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट मूड में होता है। कहीं ना कहीं पीछे उसके कोई ट्रॉमास होते हैं कि जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। अब वो ज़रा सा भी हिंट पाती है किसी बात का या किसी बहस का, तो वो फ्लाइट एंड फाइट मूड जो है ना वो ऑन हो जाता है। और उसका इतना ज़्यादा सफोकेशन दिमाग में भर जाती है, अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा मेरा हस्बैंड आज बड़ा तैयार होकर गया, यकीनन आज ये हो गया, वो हो गया। उसमें हो सकता है उसने ड्रामास में ये देखा हो कि वो कहीं धोखा देने ही जा रहा है, वो किसी लड़की से ही मिलने जा रहा है, या उसने कहीं कोई बात सुनी होगी किसी अपनी, किसी और का कोई चीज़ देखी है, या उसके साथ ज़िंदगी में खुद कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। तो वो चीज़ें जो बड़ी नॉर्मल होती है ना, उसको वो ओवर थिंक कर करके इतना बना लेती है। और फिर वो 90% वो दिमाग भर चुका होता है। फिर किसी मौके पे जब कोई प्रॉब्लम सिर्फ शायद 10% होता है ना, तो वो 10% के साथ वो पिछला 90+ जो है ना वो होके 100% होता है। और फिर वो कहाँ से शुरू होती है उसको नहीं पता चल रहा होता। उसकी स्ट्रेस उस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं रह रही होती कि वो चीज़, बात चाय पे हो रही होगी तो वो चाय से दूध, दूध से चीनी, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी बात जो है वो निकाल देगी। और उस वक्त वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि उसकी हर बात जो है ना वो मर्द को पत्थर की तरह लग रही होती है। तो ये खुद हमने अपने घरों में भी एक्सपीरियंस किया है। और ज़रूरी नहीं कि वो औरत सिर्फ शौहर के साथ करिए, अगर ये उसकी अपनी इस आदत पे अगर काबू ना पाया तो वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसे टॉक्सिक हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे टॉक्सिक हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने साथ ये खुद प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। तो ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन, ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो मैंने पहली सतह पे ये देखा कि यार हम ख़ास तौर पे ओवर थिंकिंग को आर्टिस्ट के साथ बड़ा जोड़ा जाता है कि आर्टिस्ट है तो ओवर थिंक तो करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले इस ओवर थिंकिंग को जो है ना आपको बताना पड़ेगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बड़ी टॉक्सिक है। अगर आप इस पे काबू पा लेंगे तो ये जो मल्टी ट्रैकिंग है ना, ये भी कंट्रोल में आ जाएगी। सही है, ये सही है। अच्छा आपने कोर्ट में तो जो है वो जो औरतों के साथ औरत के साथ क्या कर रही है वो तो बता दिया। अब एक मर्दों की साइड को भी तो हुँ। बताएँ कि ना औरतों का बिहेवियर, औरतों की डिमांड्स जिसकी वजह से तलाक के केसेस आ रहे हैं कि वो चाह रही है कि भाई मेरा जो जॉइंट फैमिली है वो आप छोड़ दें, या मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लग्ज़री आइटम्स चाहिए। तो इसकी वजह से भी तो तलाक हो रही है कि औरतों की एक्सपेक्टेशन। अगर उस हवाले से जो रियल केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वो हमारे से अगर आप बताना चाहें तो? अच्छा, इसका मैं समझता हूँ कि ना शादी तय होने से पहले ना लड़का और लड़की को ना अपनी एक्सपेक्टेशन ना क्लियर उसी वक्त कर लेनी चाहिए। लड़के को जो है ना ऑनेस्ट होना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से, और अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देखता है, फैमिली के साथ ही रहेगा ज़िंदगी भर या फिर ही इंटेंड्स टू मूव आउट एंड एस्टैब्लिश हिज ओन होम, ठीक है। और फिर वाइफ़ को भी उसने जो है ना उनसे भी पूछना चाहिए कि आप जो हैं शादी के बाद जो है वुड यू बी ओके विद रिमेनिंग अ हाउसवाइफ, या फिर आपके कुछ गोल्स और जो है ना अचीवमेंट्स हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं। जैसे अगर आप फर्दर एजुकेशन जो है ना करना चाहती हैं, या फिर आप जॉब करना चाहती हैं। तो अगर ये इस तरह की कोई अगर डिमांड हो ना लड़की की तरफ से ना, तो ये पहले ही क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि देखें, पहले ही आप चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो फिर आपको एक दूसरे का माइंडसेट का भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ही फिर आप जो है ना अपनी शादी को निभा भी सकेंगे। अब मैं देखता हूँ अक्सर औक़ात वन ऑफ द मोर मेजर रीज़न्स फॉर द डिवोर्स व्हिच इज़ हैपनिंग इन आवर कोर्ट्स दीज़ डेज़ इज़ कि जो है ना, वो जो है ना लड़का जो है ना लड़की को ना शादी से पहले कहता है हाँ, मैं तुम्हें पढ़ने भी दूँगा, हाँ, मैं तुम्हें ना जॉब भी करने दूँगा। लेकिन फिर जब शादी हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल ही ना 360 डिग्री जो है ना वो अपनी ना अप्रोच बिल्कुल ही चेंज कर देता है, और कहता है कि नहीं, तुम्हें घर में रहना है और मेरी वालदा के साथ जो है ना घर सँभालना है।
ठीक है। सही है, बिल्कुल। हाँ, अब इस चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग वर्बली कोई भी बात करते हैं तो अक्सर औक़ात मुकर भी जाते हैं उस चीज़ से। तो आपका जो निकाहनामा होता है ना, उसके अंदर जो है ना, क्लॉज़ नंबर 13 से 20 तक ना, औरतों के राइट्स के हवाले से ना क्लॉज़ेस हैं। तो उसमें ना, जैसे आप औरत जो है ना, अपना फ्यूचर जैसे सिक्योर करने के लिए ना 2 तरह की ना वो कंडीशन ना डाल सकती हैं उसमें। पहली कंडीशन ये कि मुझे मंथली कितना नफ़का जो है ना हस्बैंड देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज़ फाइनेंशियल स्टैंडिंग। और दूसरी ये कि वो मुझे रिस्ट्रेन नहीं करेगा फ्रॉम परस्यूइंग फर्दर एजुकेशन और इफ़ आई वांट टू परस्यू अ जॉब, या अपना मैं कोई काम या बिज़नेस भी अगर करना चाहूँ तो साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इस तरह प्रोटेक्ट की जा सकती है, सो दैट औरत जो है ना इस राइट को ना एक्सरसाइज कर सकें और फिर ना डिसरप्ट ना हो पार्टीज़ के दरमियान, और फिर वो रिश्ता टूटे नहीं। तो एक तो ये है, ठीक है। और सेकेंडली जो है ना, मैं ये भी देखता हूँ कि ना कभी-कभार जो है लड़का चाह भी रहा होता है कि मैं जो है ना अलग घर ले लूँ, अपने वाइफ़ के साथ अलग रहूँ। लेकिन उसके माली हालात उसे इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं। जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, मेरे पास एक और केस भी आया था, जिसमें माँ-बाप का इकलौता बच्चा था, ठीक है। अब जो है ना, अब शादी से पहले वाइफ़ ने उसे ये नहीं कहा हुआ था कि भई मैं जो है ना अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन जब इनकी शादी हो गई, तो शादी के 2 महीने बाद ही ना उसने ना जैसे ना कान में बात डालना शुरू कर दी कि ना हमें मूव आउट होना है, मुझे जो है ना अलग रहना है, आप मुझे अलग घर लेके दें, ठीक है। अब उसके माँ-बाप भी ज़रीफ़ थे, ठीक है, लड़के के, तो वो जो है ना उनको भी उसने लुक आफ्टर करना था। अब वो अलग मूव आउट होना उसके लिए फाइनेंशियली इश्यू नहीं था, लेकिन उसके माँ-बाप जो हैं उस पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो जो है, क्योंकि उनके कुछ मेडिकल कंसर्न्स वगैरह भी थे, ठीक है, तो वो अगर बराबर में भी घर ले लेना तो वो उसके लिए ना कन्वीनिएंट नहीं था, ठीक है। तो अब उसने बहुत जैसे कोशिश की जो है ना वाइफ़ को समझाने की कि मैं जो है तुम्हारा अलग पोर्शन बना देता हूँ घर में, ताकि तुम्हारी अपनी प्राइवेसी हो और सब, लेकिन वो इसी बात पे ज़िद थी कि नहीं, हमारा अलग घर होना चाहिए। तो इवेंचुअली इन कोशिशों के बावजूद द रिलेशनशिप ब्रोक डाउन, और जो है ना इवन दो वो चाहता भी नहीं था लड़का कि ये मुझसे सेपरेट हो, लेकिन उन्होंने फिर कोर्ट से खुला ले ली। अच्छा, मेरे हाथ में ना एक और किताब भी मौजूद है, जो है वो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे की बुक है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप में एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि ना औरतें जो है ना अक्सर शिकायत करती हैं कि हम कभी बाहर घूमने नहीं गए, हर कोई मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये घर एक जंगल की तरह हो गया है, अब कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो बज़ाहिर तौर के ऊपर ये जो अटैक वाले जो जुमले होते हैं, बज़ाहिर तौर के ऊपर ये इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं? वैसे इस किताब में तो वैसे इंटरप्रिटेशन दी गई है कि वो बज़ाहिर तौर पे कहना कुछ चाहती है, लेकिन वो कहती अटैकिंग मोड के ऊपर है। तो ये जो अटैकिंग मोड की तरह से कहना, और इसके अंदर जो हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, या जो कि औरतों में एक होता है ख़ास है ऑक्सीटोसिन, तो ये जो है वो किस तरीके से जो है वो, क्योंकि मैं किताब में पढ़ रहा था कि इंसान जो है वो एवोल्यूशनरी माइंड आया है, तो एवोल्यूशनरी माइंड कैसे आया कि वो जो है वो जंगलों से निकल के जो है तरक्की करते करते आया। तो वो जो है मर्दों का और औरतों का जो है वो शिकारी एक माइंडसेट था कि वो शिकार करना, हदफ की तरफ जाना, वापस आना। तो वो जो है वो अब अगर इस तरीके की बात करते हैं तो मर्द को ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई अटैक कर रहा है, और वो फ़ौरन अटैकिंग मोड में आ जाता है, फ़ौरन डिफेंसिव मोड में आ जाता है, फ़ौरन लड़ाई के मोड में आ जाता है। फिर इसकी बात जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात वो निकल जाती है। तो ये औरतें ये घुमा-फिरा के जो बात करती हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रही? तो इस किताब में तो वैसे इसकी डिटेल दी गई है कि अगर आप इसके हवाले से कुछ बताना चाहें तो? अच्छा, बात ये है ना कि औरत और मर्द मर्द की जो है एक नफ्सियात है वो थोड़ी-सी वेरी करती हैं। तो दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है। औरत के लिए शायद मर्द इतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना यहाँ पे एक औरत को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। औरत की जो लैंग्वेज है, मैंने जब ये किताब पढ़ी तो उसके बाद मैंने अपनी मदर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि जब वो गुस्सा कर रही होती है तो उसका क्या मतलब होता है। जैसा कि बाज़-औक़ात अगर हम अपनी किसी दोस्त से या किसी पार्टनर से हम कहते हैं ना कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। एक्चुअली हमारा मतलब ये होता है कि हमारे पास बैठे रहो, हमें आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ से हिले भी नहीं। मिले भी नहीं। ठीक अच्छा। है, तो ये जो लैंग्वेज है इसको इसको ना समझने की वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बाज़ औक़ात तो मैं खुद से भी
ये सवाल करती हूँ कि मुझे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सीधा-सीधा क्यों नहीं कह देती, मैं उस घुमा-घुमा के क्यों करती हूँ। तो एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी स्ट्रेस होती है, हार्मोनल स्ट्रेस, जैसे आपने ऑक्सीटोसिन की बात की, वो कि हार्मोन है हमारा, एक लव हार्मोन है, जब उसकी कमी या ज़्यादती होती है तो हमारे बिहेवियर्स इस तरह से हो जाते हैं। अच्छा, अब ये कि मर्द को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है औरत की नफ्सियात को। जैसे आपने एक ज़िक्र किया कि वो मुझे घुमाने नहीं लेके जाता। मुझे काफ़ी सारी ख़वातीन मिलती हैं, जब मैं औरत के मौजू पे लिख रही होती हूँ तो मेरे इनबॉक्स भी भरे होते हैं, मुझसे इन पर्सन भी मिलती है, तो अक्सर की ये शिकायत होती है अपने हस्बैंड से कि वो हमने घुमाने नहीं लेके जाते। अगर उनसे कहते हैं कि हमें कहीं बाहर खाने के लिए ले जाएँ, तो वो खाना लेकर घर पे आ जाते हैं, लेकिन उनको बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके जाते। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये घुमाना बहुत ज़रूरी है, औरत की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी किताब में शायद जॉन ग्रे ने लिखा है कि दिन में पता नहीं कितनी मरतबा औरत को आई लव यू कहने की ज़रूरत है, और मर्द समझता है यार मोहब्बत करता हूँ, शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, तो अब क्या ज़रूरत पड़ी है आई लव यू कहने की। वो कहता है लेकिन तो आई जो लव यू तो कहता तो है। हाँ, लेकिन औरत को ना हाँ, ज़रूरत नहीं अपनी। लेकिन औरत एक ऐसी चीज़ है कि उसको ये उसकी ना फितरत है, क्योंकि उसके यहाँ जैसे कहा ना कि उसकी वो वीनस से आई है। वीनस कौन सा सियारा है? मोहब्बत का, खूबसूरती का, डेलिकेसी का एक सियारा है। और मार्स को किस चीज़ से तशबीह दी जाती है? ताकत से। अब बात ये है, जब ताकत और डेलिकेसी एक साथ जब रहेगी तो कितना मुश्किल है, उसको बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल है ना। अगर मार्स बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस शो करेगा वीनस पे, तो वीनस बिखर जाएगा, ठीक है। और अगर वीनस बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंस उसके ऊपर शो करेगी तो मार्स दब जाएगा, और मार्स को दबना पसंद नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे की नेचर को समझ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। और पता है क्या है, सब चीज़ें दिल से नहीं होती। बाज़ूकात जब मैं किसी अपने मेल फ्रेंड से भी डिस्कस करती हूँ ना कि हाँ, आप अपनी बीवी को इजहार मोहब्बत कर लो, क्या मसला है, दिल से नहीं हो रहा। अब हर चीज़ दिल से नहीं होती। बाज़ूकात घरों को बसाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। आपको देखिए, ये तो हमारे शायद उसमें मज़हब में भी ये बात कही गई है कि आप अपनी बीवी की झूठी तारीफ़ भी करें अगर आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ये बात सही, हमें लगता है कि शायद ये झूठ बोलना है, ये झूठ नहीं है, ये उस साइकी को जो है ना डील करना है। अब औरत जो है ना उसको अच्छा लगता है कि कोई उसको चाहे, उसको तवज्जो दे। अगर एक औरत तैयार होके बहुत खूबसूरत लग रही है, उसकी 10 सहेलियों ने उसकी तारीफ़ कर दी है, फिर ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि 10 सहेलियों ने तारीफ़ कर दी लेकिन उसके शौहर ने नहीं की, तो उसका शौहर दुनिया का बदतरीन, ज़ालिम, जाबिर, हर तरह का मर्द उसको अपनी दिमाग में जो है ना कंसिडर कर लेगी। फिर जब वो मौका आएगा वो फटेगी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। औरत को ये चाहिए कि वो क्या करती है, चीज़ों को ना थोड़ा फ़ोर्स करने की कोशिश करती है मर्द के ऊपर ना। तो मर्द की एक आदत है कि वो एक आज़ाद परिंदा है, उसको अच्छा नहीं लगता कि उसे कैद किया जाए। अगर एक मर्द है ना, वो ख़याल करेगा कि मैं इसका ख़्याल कर रहा हूँ, मैं इसको पानी भी ला के दे दूँ, कुछ भी। लेकिन जब वो मर्द पे लाजिम करेगी ना एक चीज़ को कि आपने ये करना है, आपने मेरा ख़्याल करना है, फिर वो भागेगा, वो ख़्याल नहीं करेगा, ये उसकी नेचर है, फिर वो भागता जाएगा। लेकिन अगर उसे नहीं कहेगी तो वो बगैर उसकी जो है ज़रूरी है। अगर वो वाक़ई में, एक तो है ना कोई बहुत ही कोई बदतरीन किस्म है मर्दों की, मैं उस पे बात नहीं कर रही, एक वाक़ई कोई एक अच्छा मर्द है, तो वो जब उसको फ़ोर्स नहीं किया जाएगा वो ज़्यादा करेगा। औरत को ये समझने की ज़रूरत है कि आपको नीडी नहीं होना अपनी ख़्वाहिशात और ज़रूरियात के लिए। आपको भीख नहीं मांगनी, क्योंकि आप अनअट्रैक्टिव हो जाएंगी मर्द के सामने। जब आप कहेंगी ना कि आप मुझसे प्यार करो, आप मुझसे प्यार नहीं करती, ये चीज़ मर्द को पता क्या लगती है कि जैसे मेरे ऊपर ना एक ड्यूटी बनाई जा रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी, एक जॉब है, तो उसे बुरी लगने लगती है, फिर वो और भागता है। तो वो औरत थोड़ा सा यहाँ पे अगर पेशेंस रखे कि नहीं, मैंने जो है ना इससे कुछ कहे बगैर सब कुछ हासिल करना है, तो वो कर सकती है। और मर्द को थोड़ा सा इस चीज़ का अपने अंदर जो है ना, मार्स को थोड़ा सा वीनस की पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत है कि भाई इसकी डेलिकेसी ये है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ, खाना बनाया है तो मैं खा के अच्छे खाने की तारीफ़ भी करूँ, और मैं इसको थोड़ी तवज्जो दूँ। कभी अगर मैं हफ़्ते में अगर वीकेंड पे मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो 1-2 घंटे के लिए अपनी मिसेस को बाहर ले जाऊँ। और आपने शायद इसी के अंदर पढ़ा हो कि अक्सर मर्द कहते हैं हम सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसके बच्चों के लिए, घर के लिए, मैं इसको अच्छे से अच्छा ब्रांडेड जो है वो जोड़ा लेके दे रहा हूँ, मैं इसको कपड़े लेके दे रहा हूँ, हर चीज़ का ख्याल कर रहा हूँ, फिर भी खुश नहीं है। इसी किताब के अंदर शायद उसने एक अपने क्लाइंट की जो है वो एक बात बताई थी कि उसने एक अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा बंगला ले लिया, वो फिर भी खुश नहीं थी। तो उसने पूछा कि क्या तुमने अपनी बीवी को कभी फूल दिया है? उसने कहा नहीं, मैंने उसके लिए गाड़ी ली है, मैंने उसके लिए बंगला लिया है, अभी फूल की क्या ज़रूरत है? उसने कहा तुम फूल लेके जाओ। अब वो वीनस है, उसके लिए जो औरत जो है, अगर वाक़ई में सही मानी में औरत की तमाम फ़ितरत के ऊपर पूरा उतरती है, तो फूल उसके लिए बहुत कुछ है। फूल उसको श्योरिटी दिलाते हैं कि आई स्टिल लव यू, मतलब मर्द की तरफ से उसको इज़हार होता है कि आई स्टिल डू केयर। और औरत की ये फ़ितरत है कि वो गैर यकीनी सूरत हाल में रहती है हर वक्त। उसको बार-बार यकीन दिलाने की ज़रूरत है, उसको श्योरिटी चाहिए होती है। और मर्द को गुस्सा आता है, भी अभी भी इसको श्योरिटी देने की ज़रूरत है, मैं इसे निकाह करके आ गया हूँ, फिर भी श्योरिटी माँग रही है। लेकिन दोनों को फ़ितरत समझनी पड़ेगी। औरत को थोड़ा-सा कंट्रोल चाहिए अपनी फ़ितरत पे कि
अगर आपको एक दिन अगर महीने में एक दफ़ा श्योरिटी मिल गया ना, तो कम से कम 1 महीना निकाल लें। अब रोज़ श्योरिटी लेके ना वो डंडा लेके खड़ी मत हो जाएँ हस्बैंड के सर पे। और हस्बैंड को भी चाहिए कि अगर कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है वो श्योरिटी के लिए, तो उसको वो 2 बोल बोल के, गुलाब का फूल दे के, बाहर खाना खिला के अपनी ज़िंदगी जो है ना जन्नत बनाए, सुकून में रहे। तो बिला वजह की बहस से जान छूट सकती है। सही है, सही है। अच्छा, क्योंकि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो इसमें मुझे एक जुमला समझ में आया कि हम कभी जो है ना बाहर घूमने नहीं जाते। तो इसका मतलब जो है वो आपको एज़ साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, डिकोडर बनना पड़ेगा। इसका मतलब हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कभी बाहर घूमने कोई नहीं गए। गए ही नहीं। मर्द ये हाँ। कहता है कि भई अभी पिछले हफ्ते तो गए थे हम बाहर खाने के लिए। तो वो ये कहती है इसका मतलब ये है कि हम कभी बाहर घूमने नहीं गए। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करना। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल, बोलेगी ऐसे नहीं, वो बोलेगी घुमा-फिरा के। ऐसे तो ही। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा ये है कि ना इस किताब के अंदर जो है वो झूठ की बात हो रही थी। तो इस किताब, ये पूरी किताब हुँ। इस मौजू पे पूरी लिख दी गई है कि व्हाई मैन लाई एंड अ वुमन क्राई। तो बज़ाहिर तौर के ऊपर एक औरत है जो कि, और औरत जो है वो आती है मर्द के सामने और अपनी शौहर के सामने और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। बज़ाहिर तौर पर बहुत बुरी लग रही है। अगर वो तारीफ़ कर दें तो वो कहेगा ये तो झूठ है। अगर वो तारीफ़ ना करें तो आपको पता है कि ना पूरा का पूरा पीस खराब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो वो झूठ-मूठ जो है वो तारीफ़ कर देता है ताकि एक पीस का माहौल रहे। अच्छा, इसी किताब के अंदर जो है मैं देख रहा था कि नैगिंग का मतलब ये है कि नोक-झोंक। नोक-झोंक का क्या होता है कि जो है वो हर चीज़ में तकरार कि या तुमने ये काम क्यों नहीं किया? ये काम तुम कब करोगे? ये काम तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था। या ये है कि वो कहती है कि तुमने तौलिया यहाँ रख दिया, तुमने जूते यहाँ रख दिए। तो वो इस नैगिंग को निकलने का जो है ना एक तरीक़ेकार बताते हैं कि मी एंड आई टेक्निक। मी एंड आई टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप अपने एहसासात बयान करें कि फ़र्ज़ करें आप शौहर आया आपके घर पे और उसने ना जो जूते साइड पे रख दिए, रैक में नहीं रखे, और तौलिया जो है वो बिस्तर पे, गीला तौलिया जो है बिस्तर पे रख दिया, पूरा बिस्तर ख़राब कर दिया। तो आप उसको कह रहे हैं ये क्या कर दिया? तुमने क्यों रख दिया? तो तुम जो है उसका जवाब ऐसे दो कि ना बज़ाहिर तौर पर नैगिंग करने के बजाय तुम ये करो कि तुम कहो कि ना तुमने जो तौलिया यहाँ पे रख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जो मेरी इस पूरी दिन की जो एफ़र्ट है ना उस पे ज़ाया कर दिए। तो अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स, ना कि जो है ना हुँ। नैगिंग से ही इंसान जो है अटैकिंग मोड में आ जाता है। अच्छा, मैं इसी किताब में पढ़ रहा था, मुझे हैरान हो गया, 1500 सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर नैगिंग की वजह से औरतों को सज़ा दी जाती थी चर्च की जानिब से, और थैंक गॉड। उस चर्च का नाम था डकिंग स्टूल। डकिंग स्टूल जैसे कि आप यहाँ पे बैठी हुई कुर्सी पे, ये एक एक हिस्सा यहाँ पे होगा और दूसरा हिस्सा जो है पानी के अंदर होगा, और बार-बार पानी, जो औरतें जो ज़बान चलाती है, वो औरतें जो बदतमीज़ी करती हैं, यानी कि चर्च की तरफ से 1500 सदी के अंदर ये सज़ा नाफ़िज़ थी डकिंग स्टूल के नाम से। आप देख लें, अभी भी आपको जो है ना वो जो शोरूम में जो है ना, जहाँ पे एंटीक शोरूम है, वहाँ पे डकिंग स्टूल पड़े हुए होंगे। वो औरतों को पानी में डाल लेगा, जो औरत बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती है, जो औरत अपने हुकूक की बात करती है, जो औरतें जो है वो ज़्यादा जो है वो नुमायाँ होती है, तो वो उनको लगता है कि अब बाकायदा उसकी शिकायत होती है, वो शिकायत होने के बाद उसका केस चलता है, फिर उसको ये सज़ा दी जाती है और सबके सामने कि यार ये औरत जो है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तो अब तो इस तरीके का कोई माहौल है भी नहीं, अगर है तो फिर आपको पता है कि ना वो कोर्ट तक वो बात पहुँच जाती है। मैं इसके हक़ में भी नहीं हूँ कि ऐसा होना चाहिए, किसी की बेइज़्ज़ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन एक ज़माने में 1500 सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर ये सज़ा दी जाती थी। तो इस हवाले से अगर जो है वो, अगर और कुछ आप ऐड करना चाहें कि डकिंग स्टूल, नैगिंग, अच्छा नैगिंग अच्छी गुड नैगिंग भी होती है कि फ़र्ज़ किया आपने दवाई खाई या नहीं खाई। अगर आपने दवाई नहीं खाई तो ज़ाहिर-सी बात है नुकसानदेह है, और बैड नैगिंग है हर चीज़ में कीड़ा, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो इस हवाले से जो है इस किताब में तो वैसे बहुत डिटेल में बात की है, अगर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो? तो पहली बात तो मैं शुक्र अदा कर रही थी आपकी बात सुन के कि मैं 2026 में हूँ। करना नैगिंग से तो हम 100% फ्री नहीं हो सकते, कहीं न कहीं कर देते हैं। तो शुक्र है ऐसी कोई यहाँ पे कोर्ट नहीं है। तो नैगिंग जो है बेसिकली ना देखें, अगर ये नेगेटिव हो रही है तो ये किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस शटर करने के लिए काफ़ी है। आपने देखा होगा कि उन घरों में जब बच्चों को बहुत ज़्यादा रोक-टोक की जाती है, हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उन बच्चों को पब्लिक को फेस करने का उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो अपनी जॉब को अच्छे से निभा नहीं सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हो जाती हैं। और मैंने खुद देखा है कि अक्सर हमारे बुज़ुर्ग बच्चों को इतनी रोक-टोक करते हैं कि गलती करने ही नहीं देते। और मेरी एज़ यू नो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अपने जब एक स्टूडेंट्स को देखा कि एक हमारा सब्जेक्ट था ड्रेपिंग का, उसके लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, करते नहीं थे। तो मैंने एक चीज़ लिखी नेक्स्ट टाइम अपने एक बोर्ड के ऊपर कि यू मे मेक मिस्टेक्स इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू। तो गलतियाँ करते रहने चाहिए ताकि हम कुछ सीख सकें। जब आप कहते हो ना कि एक इंसान बिल्कुल गलती प्रूफ हो जाए, कोई मिस्टेक करे ही ना, तो फिर हम नैगिंग करते ही तब है जब हम हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो हमें अपनी परफेक्शनिस्ट वाली जो आदत है ना, थोड़ा-सा उसके अंदर कमी लानी चाहिए, क्योंकि नैगिंग इतनी बुरी चीज़ है, मैंने घर टूटते देखे हैं इससे। क्योंकि ये लिटरली अटैक्स होते हैं और ये किसी भी इंसान को ह्यूमिलिएट करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे कि
कि आपने एग्जांपल्स दी, नो डाउट तकलीफ होती है कि एक औरत सफाई करके पूरे घर में बैठी हो, वो जूते इधर उतार दे, वो उधर टॉवल फेंक दे, आपको ये एक औरत को ये सामने से, औरत है या मर्द है, जो जिसका भी जो रोल है, उसको ये नज़र आ रहा है कि वो बाहर आया, उसने जूते बेतरतीब रख दिए, उसने तौलिया फेंक दिया, आपको पसे मंज़र नहीं पता कि पता नहीं वो किस तरह से आया पीछे, ना जाने ऑफिस में क्या कुछ फेस करके आया है, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से क्या स्ट्रेस लेकर आया है, आपको नहीं पता, आपको सामने नज़र आ रहा है। और शायद अगर वो कि नॉर्मल मूड में और आप उसे टोक भी दें तो उसको बुरा ना लगे, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेस, और बाजू का स्ट्रेस में आप चीज़ें तरतीब से नहीं कर रहे होते, उस वक्त जब आप बोलेंगे तो मामला और ख़राब होंगे। इसका जो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आके जूते बेतरतीब रख दिए हैं, घर में मैस क्रिएट करना शुरू कर दिया, आप पेशेंस रखें, उसको कोई कुछ टाइम सेटल होने दें, और फिर क्या करें कि वो जूते उठा के सही जगह पे रख दें, टॉवल उठा के सही जगह पे रख दें, और उसको थोड़ा रियलाइज़ करा के, ज़रूरी नहीं है कि रियलाइज़ करवाने के लिए आप अपनी ज़ुबान चलाएं, आप वो रख दें। अगर उसको एहसास नहीं होता, फिर किसी दिन एक थोड़ा टाइम निकालें और सर्टेन टाइम पे उसको बैठ के समझाएं कि ये इस तरह से सेटल हो सकता है। किसी भी बात करने के लिए आपको बात का माहौल ज़रूर बनाना चाहिए कि उसका, अगर एक बंदा स्ट्रेस में बैठा है, दूसरा भी स्ट्रेस में, जब वो बात करेंगे तो बहस होगी, बहस क्या होगी तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो नेगिंग जो है, मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे औरतों को कंट्रोल करनी चाहिए। बहुत बुरी है कि असाब पे इतने वो कोड़े बरसाती है। मैं बहसीत औरत भी ये कहती हूँ कि दूसरी औरत की मुझे जो है ना वो टोंट बर्दाश्त नहीं होते। मैं कहती हूँ मुझे गोली मार दी जाए, लेकिन मेरे साथ ये नेगिंग वाला सिनेरियो ना रखा जाए। तो फिर सोचेंगे जो दूसरी ऑपोजिट जेंडर है, स्पेसिफिकली ये रिश्ता इस तरह का है कि ये इसमें फ्रैंकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। आप जितना मियाँ बीवी के दरमियान फ्रैंकनेस है, शायद किसी और रिश्ते में नहीं है। तो उस वक्त जब दूसरा पार्टनर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, या उसको लग रहा हो कि मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा हो, तो फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। ये सारा सिनेरियो है सही है, सही इसमें। है। मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यूअसली सर हिला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके ज़हन में बहुत सारे केसेस जो है वो आपके ज़हन में आ रहे हैं, नैगिंग के हवाले से, नोक-झोंक के हवाले से, तानों के हवाले से, जिससे जो है वो घर टूटते हुए। तो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, कुछ हाँ, नहीं, हाँ। बहुत कुछ, मतलब हुँ। माइक आपके हाँ, हाँ, पास है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप, ठीक है? अब मियाँ-बीवी को शादी के बाद जो है ना, एक दूसरे के एहसासात, चलो एक दूसरे को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, वो जो है ना समझनी चाहिए, और फिर अपना रिलेशनशिप उस हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। अब एक जैसे मैं एक इशू ये देख रहा होता हूँ कि ना, ख़वातीन जो होती है ना, दे वांट टू बी हर्ट, दे वांट टू बी लिसन टू, दे वांट टू बी नर्चर्ड, एंड दे वांट टू फील प्रोटेक्टेड, ठीक है? अब उनको अगर कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल कर रही है, ठीक है? अब ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि मर्द भी ना उस चीज़ को ना मतलब समझे कि कोई बड़ी बात है, तो वो ना एक फ़ौरन से डिसमिसल एटीट्यूड आ जाता है। जैसे मैंने देखा कि औरत अगर कहती है कि मुझे ये चीज़ अनकम्फर्टेबल लगी है, या इसका मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था, या फिर इसने मुझे इस तरह फ़ील कराया कि मैं इसके साथ जो है ना सेम रूम में मौजूद नहीं होना चाहती। तो वो हस्बैंड क्या कहते हैं, वो उसकी बात को डिसमिस कर देते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, और जो है ऐसा मत सोचा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप इस तरह का डिसमिसल जो है ना एटीट्यूड रखते हैं ना, तो फिर औरत भी फिर समझती है कि ये मुझे समझ नहीं रहा, और जो है ना वहाँ से फिर ना प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो फिर जो है ना अपनी बातें रिज़र्व करना शुरू कर देती हैं। फिर जितनी बातें आप अंदर रखती हैं ना, फिर वो आपकी फ्रस्ट्रेशन ना बिल्डअप होती रहती है अंदर, और फिर वो गलत टाइम पे जो है ना वो एक्सप्लोड भी कर जाती है, जिससे जो है ना मामला ख़राब भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, एंड देन दैट अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी और भी किताबें रखी है कि ना, एक जो है एक और किताब है, व्हाई मैन लव। यहाँ पे गाली नहीं है, मतलब है कि बेब इन टोटल कंट्रोल। जो है वो जो औरतें जो है अपने कंट्रोल में होती है, उसका इमोशन उसके कंट्रोल में होता है, वो हर वक्त किराए रोती नहीं रहती है। रोना का जो है वो औरतों में जो है ना बहुत ज़्यादा रोना। अब सम टाइम जो है वो ये इस किताब में भी कहती है, दोनों किताबें, वाई वुमेन किराए और जो है वो वाई मैन लव। तो बजाय तौर पे रोना, अब ये कहते हैं कि भाई रोना जो है वो फैक्चुअल ट्रुथ होना चाहिए, साइकोलॉजिकल ठीक बात पे रोए तो बात सही है। बजाय तौर पे वो ठीक बात पे भी अगर वो बात सही बात पे भी है, लेकिन वो रो रही है ना, तो रोने से जो है उसकी सही बात भी वो भी गलत तासुर देने की कोशिश कर जाती है। वो एक बात कह रही है कि मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे हक में बात होनी चाहिए, लेकिन वो रो के कह रही है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि जब वो रो रही है ना, इसका मतलब ये कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, इसका मतलब वो झूठ बोली। इसी किताब के अंदर, व्हाई वुमेन लाई के अंदर, एलन बारबरा पीस कहती है कि भाई मेरे घर में जो है ना उसकी माँ है, और माँ जो है वो अलग रहती है। अब वो ना अपने माँ को अपने घर पे लाना चाहती है, तो वो ये कहती है कि ना वो क्या करे, उसने क्या किया कि ना अपने शौहर को मनवाने के लिए उसने घर में रोना शुरू कर दिया, और इतना
रोआ, इतनी रोई कि शौहर को ना मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। मिसाल के तौर पे उसको कोई गाड़ी चाहिए थी या कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, इसमें तो उसकी मदर की एग्जाम्पल दी गई थी। तो जो है वो ये जो सही बात पे भी रोना, जो औरतों की जो शख्सियत है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। इस किताब के अंदर तो बिल्कुल डिटेल से बताया गया है कि जो है अगर अगर आप अपनी बात पे सही भी हो, अगर आप रो रहे हैं तो सामने वालों को लगेगा कि आप अपनी बात में सच्ची नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहिए कि औरतें बार बार रोना रोना रोना, और ये रोना फितरत का हिस्सा है। मुझे ये पता है कि इस किताब के हवाले से जिसमें बताया गया है जॉन ग्रे में, कि वो रो के जो है अपना स्ट्रेस रिलीज करती हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि रोने को जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लेते हैं, क्योंकि औरत का रोना इसलिए शायद बहुत ज़्यादा लगता है कि मर्द नहीं रो रहा होता। मैं तो इस चीज़ की जो है ना वो एडवोकेट हूँ कि मर्द को रोना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि जिन चीज़ों को लेके वो अपने दिमाग में वो परेशान रहता है, घूमता रहता है, जिससे उसका बिहेवियर बुरा हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसे पता चले कि 1 मिनट बैठना था, रोना था, रिलैक्स हो जाना था। फिर शायद औरत का रोना उसे ज़्यादा बुरा ना लगे। अच्छा हाँ, अलबत्ता बाज़-औक़ात हम रोना जो है ना, जब एक औरत स्ट्रेस में होती है और जब वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जब आपके पास अपनी फीलिंग्स को या अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज नहीं होते, तो फिर आंसू आते हैं। और मर्द को आंसू, मैंने बताया ना, इसलिए वो मर्द को ना हमारे यहाँ या इवन यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा ना इमोशन से दूर रखा जाता है। उनको शायद बताया जाता है कि तुम्हारी पावर तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे वेपन्स हैं, तुम्हारे इमोशंस नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये वाला पैटर्न चेंज होना चाहिए। मर्द के अंदर भी इमोशंस है ना, तो अगर वो उन इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, तो शायद अगर पहली बात तो उसको इमोशन से ही भगा दिया जाता है, तो फिर वो इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे रहेगा। तो इसलिए जब वो रोता हुआ सिनेरियो देखता है ना, वो घबरा जाता है, वो अपने सर अपनी जूती उतारता है, वो सर के ऊपर पाँव रखता है और दौड़ जाता है कि यार ये क्या सिचुएशन है। फिर उस दौड़ने का मतलब ये नहीं कि कमरे से भाग जाता है, फिर वो उस मसले को सॉर्ट करने की कोशिश करता है, औरत की नाजायज़ जो ज़िद्दें हैं उनको पूरे करने की कोशिश करता है, ताकि ये रोने वाला मंजर जो है ना ये गायब हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा, अगर एक औरत दूसरी औरत के सामने रो रही है तो वो उसको चुप नहीं करवाएगी, वो उसे रोने देगी। वो उसे कहेगी कि मेरा कंधा हाजिर है, तुम रो, या उसको थपकी दे रही होगी हाँ, या उसको और मज़ीद रुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है कि मसला कुछ भी नहीं है। जब ये रो देगी तो इसका जो वो ब्रेन की वो वाली साइड जो कि लॉजिकल होती है ना, वो वापस आ जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल इमोशनल साइड बहुत हावी हो रही होती है। तो आप उस वक्त जब वो औरत रो रही है उसको लॉजिक समझाएंगे ना तो बहुत गलत होगा। आप उसको रोने दें, उसको रिलीव करने दें कि वो रो दे। अब जब अगर मर्द के अंदर इतना स्टैमिना और इतना हौसला आ जाए कि वो औरत को रोने दे, ना तो वो खुद इमोशनली ब्लैकमेल होगा, ना औरत उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकेगी। क्योंकि कुछ औरतें सही रोती हैं, कुछ गलत रोती हैं। तो जब उसे पता ना कि मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि मैं एक रोती हुई औरत को देख सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर एक औरत को भी पता है कि यार इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा अगर मैं इसको ब्लैकमेल करने की ट्राई करूँ। हाँ, और ऑल्दो किसी भी चीज़ में, किसी भी इमोशन में, किसी भी बिहेवियर में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी। मैं बार-बार बैलेंस का कह रही हूँ। हाँ, अगर बेसिती औरत में अपनी ज़ात को पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम औरत पे बात करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारी औरतें सुन रही होती हैं, हर एक की जो सिनेरियो डिफरेंट होती है, हर एक की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, हर एक के हालात डिफरेंट होते हैं। मैं कोई जजमेंटल नहीं होना चाहती, इसलिए मैं अपनी ज़ात को यहाँ पे लेबॉर्ट्री में रख रही हूँ कि इनकेस मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने रोज़ रोना शुरू कर दिया, हर छोटी बात पे रोना शुरू कर दिया, तो मैं अनअट्रैक्टिव हो जाऊँगी, वो मेरी बात की शायद अहमियत कम हो जाएगी। तो मुझे इस चीज़ को भी बैलेंस करना है। ऑल्दो मैं रोने को बहुत अच्छी चीज़ समझती हूँ, क्योंकि रोने से क्या होता है कि आप रो के रिलीव हो जाते हैं और दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर आपके अंदर वो चीज़ फंसी रहे ना, आपके अंदर वो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता रहे, स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होगी, तो शायद आप ज़्यादा बुरी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो रोने-धोने का मैं ये एंड नोट यही कहूँगी कि मर्दों को भी रोना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाएँ कि वो रोएँ, ताकि वो इमोशनली ब्लैकमेल ना हो ऐसी सिचुएशन को देख। सही है, अच्छा बेहतरीन। कासिम, मेरे ज़हन में एक इंटीग्रल जैसे ना पहले हम चीज़ लोग आई रोल है। है। हाँ, रो लें। मैं आपको रोते हुए देख सकती हूँ। एक जो है ना इंटीग्रल चीज़ मेरे माइंड में आई है, जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब देखें, एक लड़का लड़की की शादी होती है, हम देखते हैं शादी को 3 शुक्र महीने, आपने लड़का और लड़की की शादी बोला, शुक्र हाँ, है। थैंक यू। 3 महीने या 4 महीने हुए होते हैं कि या तो माँ-बाप या रिश्तेदार पूछना शुरू हो जाते हैं, खुशखबरी कब दे रहे हो? बिल्कुल। ठीक है? अब जब आप इस तरह का सवाल पूछते हैं ना, तो देखें आप एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है? कि अभी तुम्हारा हो जाना चाहिए था या फिर कोई खबर आ जानी चाहिए थी, ठीक है? अब जो है ना, अब औलाद करना देखें, ये ना माँ जो है ना लड़का और लड़की का ज़ाती फ़ैसला है, ठीक है? और ना माँ-बाप को और हमारी सोसाइटी को भी ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि ना हमारे बच्चे हों, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है? उनकी मर्ज़ी है, उनकी ज़िंदगी है, वो जिस तरह गुज़ारें, हमें जज नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है?
फिर जो है ना एक तरफ ये होता है कि ना अब देखें एक प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन और मर्दों को उसका जैसे एहसास नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एक पूरा एक प्रोसेस होता है और एक ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है और इसमें ना मर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने जो है ना वाइफ़ को जो है सपोर्ट करे और उसका देखें मूड स्विंग्स भी होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं, तो आपने सब्र और तहम्मुल का जो है ना आपने इज़हार करना है, ठीक है? अब मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ना जो लड़का होता है ना वो फ़ोर्स कर रहा होता है लड़के को कि नहीं मुझे चाहिए औलाद तो हमें करनी है, ठीक है? अच्छा फिर जो है ना अब वो फ़ोर्स करता है तो उससे भी इश्यूज़ जो है ना अराइज़ होते हैं, ठीक है? वाइफ़ अनकम्फ़र्टेबल हो जाती है, ठीक है? मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया कि आपको जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी कि अब जो है ना मैरिटल रेप को भी जो है उसको भी जो है ना क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप बगैर अपने वाइफ़ के कंसेंट के आप फ़ोर्स करते हैं अपने आप को उसके ऊपर तो उसके लिए भी आपको क्रिमिनली पेनलाइज़ भी किया जा सकता है उसके ऊपर, ठीक है? और दूसरी बात अब देखें प्रेग्नेंट होना वो भी आप समझ लें उसमें भी आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, अपनी वो देखनी होती हैं हेल्थ जो है ना सारा हेल्थ की रिपोर्ट्स वगैरह सब देखनी होती हैं। अब देखें अगर पता चलता है मेडिकल रिपोर्ट्स में कि इशू औरत के साथ है, ठीक है? जिसकी वजह से नहीं हो पा रही औरत, ठीक है? तो मर्द के ज़हन में पहली चीज़ ये आती है मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। वो ये नहीं देखता कि उसके लिए कितना मुश्किल है ये सुनना वाइफ़ के लिए कि भई मेरी जो है औलाद होने में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नहीं हो सकती। तो उसको जो धचका लगता है तो वो जो है ना मर्द जो है ना ये सोचता है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ और उसकी जो है ना नीड्स को या फिर उसको सपोर्ट करने का नहीं सोचता, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मर्द इनफर्टाइल होता है और जब ये चीज़ होती है ना तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो एक शॉक में आ जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो मर्द हूँ, मैं तो जानदार हूँ, मैं कैसे ये चीज़ हो सकता हूँ? तो उससे ये चीज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाती है, वो कोप नहीं कर पाता, तो वो अपने वाइफ़ को ही ब्लेम करता है और ये भी एक अहम रीज़न है कि रिश्ता जो है ना टूट भी जाता है। अब वो औरत चाह रही होती है और सॉरी वाइफ़ उसकी चाह रही होती है कि रिलेशनशिप सँभल जाए हम और आजकल अभी साइंस का जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है तो देयर मस्ट बी सम वे कि हम कुछ कर सकें ना। वो ये चीज़ करने पर राज़ी नहीं होता है, वो बस ये समझता है कि आई एम इनफर्टाइल और मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो इन तमाम चीज़ों पे फाइनल कंक्लूड करने की तरफ हम जाते थे, कुछ फाइनल वर्ड। और दूसरी बात है कि मैं ये देख रहा था कि तीवा सैयद साहिबा आपने जो है ना किताब भी लिखी तूर के नाम से, तो हाल ही में जो है ना वो जो है वो ये शाया हुई है, तो इस किताब के हवाले से भी कुछ बताएं हमें और जो है वो बिल्कुल फाइनल कंक्लूड कर लेंगे मैन वुमेन रिलेशनशिप के ऊपर कि बहुत शुरू में आपने जो बताई थी कि अंडरस्टैंड करना कि दोनों को एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो रिलेशनशिप क्या है, वो कैसा होगा, ना कि शादी के प्रोग्राम मेहंदी कैसी होगी, वलीमा कैसा होगा, उस पर टाइम स्पेंड किया जाए। आपने देखा कि वो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस में भी एक कॉन्सेप्ट था कि औरतें जो है वो क्या हाउस इम्प्रूवमेंट कमेटी या सोसाइटी इस तरह की चीज़ बन जाती है ना कि हमने अपने शौहर को अपने मर्द को इम्प्रूव करवाना है और मर्द क्या है उनका ये मसला कि फिक्स इट वही कि ये मसला हो गया उन्होंने सुनना नहीं है मसले का हल निकालना है फ़ौरन जबकि सोल्यूशन औरत के पास खुद होता है। तो यहाँ पे भी ये मसला है कि जब देखें बात आती है ना कि लाइफ पार्टनर्स इसको अगर हम दूसरी तरह से घुमा के देखें तो पार्टनर्स फॉर लाइफ। तो ये चीज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अच्छाइयों के साथ डील करना बहुत आसान है। दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी एक दूसरे की अच्छाइयों को बर्दाश्त क्या पसंद करता है, बुराइयां ही तो बर्दाश्त करना मुश्किल है, नेगेटिव चीज़ें ही और नेगेटिव हैबिट्स जो हैं उन्हीं को तो डील करना मुश्किल है ना। तो आपने जब उनको एक्सेप्ट किया तो आप दोस्तों की तरह रहे ना। ये ताल्लुक़ ऐसा है क्योंकि हम मोहब्बत से बोर हो सकते हैं, मियाँ बीवी आपस में बोर हो सकते हैं, एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जिससे कभी भी आप बोर नहीं होते, वो हमारे दोस्त होते हैं। इस ताल्लुक़ के अंदर दोस्ती की बहुत ज़रूरत है क्योंकि दोस्त है ना वो हमें बदलने की कोशिश नहीं करते, वो हमारे साथ कंपैटिबल होने की कोशिश करते हैं, वो राहें निकाल लेते हैं एडजस्ट करने की। दोस्तों के अंदर कभी भी ये नहीं आता कि आप किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप का मज़हब क्या है, आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सब चीज़ें अगर हकीकी दोस्तों में ये चीज़ें नहीं आती तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर भी औरत मर्द के रिश्ते के अंदर जो है वो दोस्ती का अंसर होना चाहिए क्योंकि दोस्त एक दूसरे से बोर नहीं होते, दोस्त एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। और जो एक इसमें नैगिंग वाली बात भी दोबारा करूँगी, जो सीखने का अमल होता है ना वो बार बार बताने से सीखा नहीं जाता, वो अमली नमूना बनना पड़ता है। आप अगर किसी को चाहते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ बुरी है तो वो ठीक हो जाए, तो अगर आप उसको बार बार ह्यूमिलिएट करोगे या फिर उसको बार बार उसके ऊपर प्रेशराइज़ करोगे कि आप इस चीज़ को ठीक करो तो वो नहीं होगी। आपको पेशेंस के साथ
अपनी मोहब्बत के साथ उसको डील करना है और वो हो जाती हैं डील। और आखिर पे एक और बात मुझे बड़ी, ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बयान किया उस पे मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे जब शादी होती है तो बल्कि एक हफ़्ता नहीं होता तो लोग प्रेगनेंसी का पूछने लग जाते हैं कि कोई खुशखबरी आई है। ये बहुत बड़ा टॉर्चर है, तशद्दुद है ये। और मुझे 2022 में, आज से 4 साल पहले, रात के 2 बजे बलूचिस्तान से एक ख़तून की कॉल आई। मैंने शायद उनसे एक दफ़ा ही मुलाकात हुई थी। सलाब के दिनों में वहाँ गई थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्यों कॉल करी है। मैंने उठाया तो वो रो रही थी, रोई जा रही थी। मैं बहुत परेशान हुई कि क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा दिल बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रही थी किससे बात करूँ, तो आपका मेरे ज़हन में है, मैंने कॉल की। मेरे इन-लॉज़ में मुझे बहुत सताया गया, मेरी औलाद नहीं हो रही। और वो एक यानी मैं उसके लिए एक अजनबी ही थी एक तरह से, तो मुझे इसे लेके इतना रोई और मैं इतना अपसेट हुई उस टाइम। मैंने उसे कहा कि इंशाल्लाह हो जाएगी, आप उनकी जो है ना परवाह ना करें। खैर जैसे भी मैंने उसको दिलासा दिया, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसका दर्द कितना था कि इस वक्त रात के 2:30 बजे उसे कोई नहीं मिला। उसको कराची में बैठी एक खतून याद आई जिसको उसने कॉल की। तो ये कितना बड़ा ज़हनी तशद्दुद है। मुझे लगता है जिस तरह से ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है, इस सवाल को भी क्रिमिनलाइज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि औरतों की बहुत ज़्यादा जो है ना ये नफसियाती हालत ख़राब की है। बाज़-औक़ात औरतें या मर्द जो है ना, वो उनकी फर्टिलिटी में कोई मसला नहीं होता। ये लोग जब साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर दे देते हैं तो वो अपने दिमाग को मैसेज दे चुके होते हैं कि शायद हम औलाद पैदा नहीं कर सकते, जबकि वो कर सकते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन ये लोग इस नहज तक लेके आते हैं। तो ये एक तशद्दुद है और इस पे जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग जो हमारी अदारे हैं उनको इस पे काम करना चाहिए। और रह गई किस्मत पुड़ी, और इसमें जो तूर है, बेसिकली ये सीरीज़ है किस्मत पुड़ी, तो तूर इसका एक इस सीरीज़ का जो है वो एक कैरेक्टर है, और ये भी एक औरत का कैरेक्टर है जो अपने साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको खामोशी से बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि हर स्टेज पे लड़ती है। एक यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल होती है, वो हैरासमेंट के ख़िलाफ़ लड़ती है जब उसका सुपरवाइज़र जो है, थीसिस सुपरवाइज़र, उसको हैरास कर रहा होता है, या जो भी एजुकेशनल सिस्टम की जो बुराइयाँ हैं, और वो इनको लड़ती है जब वो देखती है कि एक एजुकेशनल सिस्टम जो है, एक अदारा जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो फिर कानून के पास जाती है और ये सबक भी देती है कि कानून जो है ना वो हम समझते हैं शायद कानून काम ही नहीं कर रहा या कानून जो है वो कमज़ोर है, लेकिन वो ये एहसास दिलाती है कि अगर आपके अंदर विल हो, आप स्ट्रॉन्ग, और आपने सोच लिया कि आपने इंसाफ छीनना है, तो फिर कानून आपको सपोर्ट करता है। और फिर दूसरी बात ये है कि वो ये देखती है कि अगर एक शख्स उसको, जिससे वो मोहब्बत करती है, अगर वो उसको ज़हनी तशद्दुद का जो है वो बार बार जो है उसको सामना करवाता है, उसे ह्यूमिलिएट करता है, बाद में वो संवर कर भी आ जाए, अगर वो अच्छा भी होकर आ जाए, तो उसको डिसाइड करना है कि क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है या एक अच्छा इंसान जो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, तो ये कहानी सारी उस पर बेस करती है। बेहतरीन, जी बेहतरीन। जी। अच्छा, अगर आप कुछ कहना चाहें या तो मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ? मैं बस ये कहूँगा कि जो है ना आजकल जो है ना आप देखें तो तलाक के केसेस जो हैं बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी एक तो वजूहत हमने कुछ अभी जैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन एक और चीज़ जिसे मैं टच अपॉन करना चाहूँगा वो है सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया पे आप देखें बहुत एक सुपरफिशियल जो है ना लाइफ़ रिफ्लेक्ट की जा रही होती है, और आप देखें शादी जो है ना एक सीक्रेट बॉन्ड होता है, ठीक है? लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते, बहुत लाइटली लेते हैं। अब आप जैसे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देख लें, या आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स जो इतने बढ़ रहे हैं उनको देख लें। ये शादी करते हैं फिर तलाक भी कर देते हैं इंस्टेंटली, ठीक है? नहीं चल पाती इनकी, और उसकी वजूहत ये है कि भई आप इस ग्लैमरस लाइफ़स्टाइल को सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये लोग इस टेंशन में आ जाते हैं कि भई हमें अपने फॉलोअर्स को दिखाना है, नहीं तो हमारी रेटिंग्स गिरेंगी, तो वो उस प्रेशर में आ जाते हैं। तो शादी जो है ना सिर्फ तब आप करें अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आप में मैच्योरिटी भी हो, ठीक है? अब काफ़ी जैसे आपने एक टर्म सुना होगा मैन चाइल्ड, ठीक है? कि एक जो है ना लड़का खुद से अपने फैसले कर नहीं पा रहा होता, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे इन्फ्लुएंस में रहता है। आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, आपका जो है ना अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे जो है ना गौर होना चाहिए, ठीक है? और आपको एक रिश्ते को चलाना आना चाहिए, और उसका मेन जो है ना कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आप कम्युनिकेशन रखेंगे तो चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी। आप सिर्फ़ अपनी मनमानी करेंगे, अगले की नीड्स को नहीं देखेंगे, तो फिर आप जो है ना तबाही की तरफ जा रहे हैं, और इवेंचुअली जो है ना आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आखिर इख्तिताम कर दूँ कि मेरे हाथ में जो है ना, अगर वुमेन के हवाले से, मैन वुमेन रिलेशनशिप के हवाले से अगर कोई किताब पढ़ना चाहे तो व्हाई मैन लायन वुमेन के राय जो है वो, ये एलन बाबरा पीस की किताब है। इसी तरीके से जो है वो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड अ वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये जॉन ग्रे की किताब है, और इस किताब का जो है वो उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, और जो मेरे हाथ में जो है ना वो किताब मौजूद है, आइन से औरत और मीम से मर्द, तो ये इसका उर्दू तर्जुमा है। इसके अलावा जो है ना एक और किताब है जो कि वुमेन जॉन ग्रे की है, कि वीनस ऑन फायर एंड मैन ऑन आइस। तो ये किताब जो है वो
मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप के हवाले से, शादी से पहले अगर ये किताब पढ़ लें तो वह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करती हैं। और बिल्कुल एंड करने से पहले एक इस किताब के अंदर से मुझे जो है ना एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। स्टोरी कुछ यूँ थी कि जो है वो एक औरत जो है वो, उसकी एक पार्किंग की स्पॉट होती है, तो वो हमेशा वहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तो वो जब ऑफिस आती है तो देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी के ऊपर, किसी और बंदे ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तो वो इतना गुस्सा होती है, इतना गुस्सा होती है कि मेरी गाड़ी की जगह के ऊपर किसी ने अपनी गाड़ी कैसे पार्क कर दी, मेरा नाम भी लिखा हुआ, सबको पता भी है, क्यों पार्क करी, और वो ऑफिस चली जाती। ऑफिस जाती वो कुड़ते रहती कि मेरी गाड़ी पे किसने पार्क करी, जानबूझ के पार्क की होगी, किसने पार्क की होगी। वो उसका दिमाग चलता रहता है कि कोई मेरे से बदला तो नहीं ले रहा है, किसी ने खार तो नहीं निकाली, कोई मेरी गाड़ी जो है वो दूर जगह को पार्क करके जो है वो मुझसे बदला तो लेना नहीं चाहता है, मेरी गाड़ी चोरी करना नहीं चाहता। वो पूरा दिन जो है वो इसका जो है वो इसी दिल में ही सोचने में लग जाता है कि मेरी गाड़ी। अचानक से ना उसको एक आवाज़ आती है। आवाज़ ये आती है कि कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। वो देखता है कि उसी जगह के ऊपर जहाँ इसकी पार्किंग थी, वहाँ पे कोई एक हैंडीकैप माज़ूर बंदा ने वहाँ पे उसकी गाड़ी पार्क की थी वहाँ पर, और वो वहाँ से निकाल रहा होता है। तो वो जो पूरे दिन की जो टेंशन थी ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि अब जो गुस्सा था वो हमदर्दी, वो मोहब्बत में तब्दील हो गया, और वो खुश हुई कि यार एक हैंडीकैप ने मेरी जगह के ऊपर गाड़ी पार्क कर दी। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी ये देखें कि हम जो है वो सोचते क्यों नहीं है, हम वो क्यों नहीं करते कि हम यार ये जो है ये बंदा सही होगा, उसकी जगह के ऊपर सोच कर उसके जूतों में पैर रख के क्यों नहीं सोचते कि यार वो अगर मेरी जगह पे होता तो वो कैसे सोचता, और मैं अगर उसकी जगह पे होती तो क्या वो वैसे ही बिहेव करता। तो हमें जो है एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। बाकी ये कि सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन हमें कराया नहीं, सबसे पहले मोहम्मद अली एडवोकेट हैं, और जो है वो इसके अलावा जो है वो कंज़्यूमर के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते रहते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं, जैसे इस तरीके से हमारे पॉडकास्ट में भी आए। और जो है वो सिटी कोर्ट में भी होते हैं, और इसी तरीके से जो है वो अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर उनकी हेल्प लें, कोर्ट के हवाले से, माली मुश्किलात के हवाले से, या कोर्ट के हवाले से, जो है कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से, फैमिली इशूज़ के हवाले से जो है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे साथ जो है तीबा सैयद साहिबा मौजूद हैं। ये जो है राइटर भी हैं, खुसूसन जो है वो ये फ़ैशन डिज़ाइनर की टीचर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, टीचर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और जो है वो इसके साथ-साथ मतलब बेइंतहा जो है शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो आज अपनी बीमारी के बावजूद भी ये आई, तो इसके लिए बहुत-बहुत डबल बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद काज़िम, और आज जो हमारा चैनल है वो ये ओटीएस ऑफ द स्कूल के नाम से, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में अपना कमेंट से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ज़्यादा टीम रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारे लोगों की एफर्ट होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग ख़ास आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए अपने एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो टीम है जिसके ऊपर काम करी तो कि उनका भी मोराल बूस्ट हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।